नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने सचमुच लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है और हमें सिखाती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में आखिर ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के पेरेंट्स नहीं सिखाते। यही वो एक लाइन है जो इस किताब का पूरा सार बता देती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा अजीब या उल्टा लगे, पर असल में यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली नींव है। तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया जा सकता है। तो इस पूरी सोच को समझने के लिए हम इन 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। लेखक के 2 डैडी और उनकी अलग सोच, वो चूहा दौड़ जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, दौलत बनाने का पहला और सबसे जरूरी नियम, और आखिर में पैसे का ये खेल असल में जीता कैसे जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है खुद लेखक की अपनी जिंदगी से। उनके पास 2 पिता थे, एक अमीर और एक गरीब, और इन दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल ही उल्टे सबक सिखाए। एक तरफ थे पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे पीएचडी की डिग्री वाले, लेकिन फिर भी जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। एक कहते थे जॉब सिक्योरिटी जरूरी है, तो दूसरे कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन। तो असली खेल उनकी सैलरी या उनके डिग्रियों का था ही नहीं। सारा फर्क था पैसे को लेकर उनके माइंडसेट का, उनकी अपनी सोच का। यही सोच उनकी फाइनेंशियल किस्मत तय कर रहे थे, और इसी नींव पर इस किताब की बाकी सारी बातें टिकी हुई हैं। तो चलिए अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जिससे रिच डैड की सोच हमें बचाना चाहती है। इसे कहते हैं रैट रेस या चूहा दौड़। ये वो जाल है जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो आखिर ये रैट रेस है क्या भला? ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ और अगले दिन फिर से वही सब दोहराओ। आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन आपके खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं और आप कभी भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। आप बस एक पिंजरे में एक पहिए पर और तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। और ये साइकिल शुरू कैसे होती है? सब कुछ बहुत जाना पहचाना लगेगा। ये शुरू होती है एक अच्छी एजुकेशन और एक सेफ जॉब से। फिर आते हैं मॉर्टगेज, कार लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज। इन बिलों को चुकाने के लिए हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर अपने बच्चों को भी यही रास्ता अपनाने की सलाह देते हैं, और इस तरह यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पारंपरिक रास्ता हमें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है, या ये बस हमारे लिए एक बड़ा और शायद थोड़ा ज्यादा आरामदायक पिंजरा बना रहा है? इस सवाल पर सोचना ही इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है। तो इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है किताब के सबसे जरूरी सबक में, दौलत का पहला नियम। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि ये सब कुछ बदल सकता है। इससे पहले कि मैं वो राज खोलूं, जरा 1 मिनट सोचिए। क्या आप सच में जानते हैं कि एक एसेट और एक लायबिलिटी में क्या फर्क है? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमें पता है, लेकिन किताब के हिसाब से हमारी समझ अक्सर गलत होती है। रिच डैड की परिभाषा कमाल की सिंपल है। एक एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस बात खत्म। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज कितनी महंगी है या उसकी कीमत बढ़ेगी या नहीं। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो का है, यानी पैसा आ रहा है या जा रहा है। और ठीक इसका उल्टा, एक लायबिलिटी यानी देयता वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। ये भी पूरी तरह से कैश फ्लो पर ही आधारित है। इस एक छोटे से फर्क को समझना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की चाबी है। चलो अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। गरीबों के लिए पैसा आता है और सीधा खर्चों में निकल जाता है। मिडिल क्लास के लिए पैसा आता है, फिर घर और कार के लोन जैसी लायबिलिटीज में जाता है और फिर बाकी खर्चों में। लेकिन अब अमीरों को देखिए, यहीं सारा गेम बदल जाता है। उनकी इनकम उनके एसेट से आती है और वो उस इनकम से और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है। ये एक असली गेम चेंजर है। तो बॉटम लाइन ये है, अमीर लोग अपना पैसा और अपनी एनर्जी
एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालें। और मिडिल क्लास अक्सर लाइबिलिटीज खरीदता है, जैसे एक बड़ा घर या नई कार, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं, जबकि असल में वो चीजें लगातार उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती हैं। ठीक है, तो अब जब हमें प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन पता चल गया है, तो आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने के बारे में नहीं है, ये उन स्किल्स को बनाने के बारे में है जो आपको पैसे का खेल खेलने के लिए चाहिए। किताब के हिसाब से फाइनेंशियल आईक्यू 4 मेन स्किल्स से बनता है। आपको नंबरों की भाषा समझनी होगी, यानी अकाउंटिंग। आपको ये सीखना होगा कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, यानी इन्वेस्टिंग। आपको सप्लाई और डिमांड का खेल समझना होगा, यानी मार्केट की समझ। और आपको टैक्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के फायदों को समझना होगा, यानी कानून। और कानून को समझने की ताकत क्या है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक कर्मचारी के तौर पर आप पहले पैसा कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और आखिर में जो कुछ बच जाता है उस पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी फायदा है जिसे अमीर लोग समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। किताब की एक बहुत ही जरूरी सलाह है, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस 2 अलग-अलग चीजें हैं। आपका प्रोफेशन आपकी सैलरी देता है, लेकिन आपका बिजनेस आपके एसेट्स बनाता है। तो फोकस अपने एसेट कॉलम को बड़ा करने पर होना चाहिए। और आखिर में सब कुछ इस एक सोच पर आकर टिकता है। ज्यादा सैलरी कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ये नहीं सीखता कि उस पैसे को रखना कैसे है और उसे बढ़ाना कैसे है, तो वो कभी भी फाइनेंशियली आज़ाद नहीं हो पाएगा। असली दौलत पैसा बचाने और उसे अपने लिए काम पर लगाने में है, ताकि वो पीढ़ियों तक बना रहे। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत का सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? क्या वो आप हैं, या फिर आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को और लोन पेमेंट के रूप में बैंकों को जा रहा है? इस पर सोचना शायद आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है।